हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी जो हमारी पूरी इलेक्शन प्रोसेस है या हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल टॉपिक। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है उसकी पूरी प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, कौन कौन उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस तरीके से उन वोट्स की वैल्यू को या वेटेज को काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, जीतने के लिए क्या स्कोर आपको चाहिए होता है एंड अल्टीमेटली किन किन पैरामीटर्स के बाद किस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन का विनर डिक्लेयर किया जाता है। दोस्तों, किसी भी टॉपिक, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हाल में ये टॉपिक क्यों बना रहा? हमारे करंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी का जो प्रेसिडेंशियल टेन्योर है वो इस साल ही जुलाई में खत्म होता हुआ दिखाई देता है और साथ ही साथ उस पोजीशन को फिल करने के लिए या नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुनने के लिए 16th इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी उस वक्त होल्ड किया जाएगा ताकि उनके सक्सेसर को चुना जा सके और इंडिया को अपना नया न्यू प्रेसिडेंट मिल सके। जो असेंबली इलेक्शंस हुए अभी, मतलब विधानसभा के चुनाव हुए 5 डिफरेंट स्टेट्स में, जिसमें यूपी, पंजाब, गोवा एटसेट्रा एटसेट्रा और भी कई सारे स्टेट्स में जो चुनाव हुए उसमें जो सीट्स मिली अलग अलग डिफरेंट पार्टीज को या रूलिंग जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को या कांग्रेस को या किसी और पार्टी को, उस इक्वेशन या नंबर ऑफ सीट्स के चेंज होने से भी जो 2017 में लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसके मुकाबले इस बार के नंबर्स थोड़े चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। नंबर्स पे जाएं इससे पहले टेक्निकलिटी समझें, प्रोसीजर समझें कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है इंडिया में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है क्या वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, आम पब्लिक कॉमन जो हमारी पॉपुलेशन है या सिटीजन्स हैं या वोटर्स है, क्या वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? एंड द आंसर इज नो। कॉमन पॉपुलेशन या आम जो इलेक्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। इनफैक्ट इंडियन प्रेसिडेंट को चुना जाता है एक इलेक्टरल कॉलेज सिस्टम के थ्रू, और ये इलेक्टरल कॉलेज जो सिस्टम है या जो इलेक्टरल कॉलेज है इसमें ऐसे वोटर्स होते हैं जो हमारे चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब हमारे एमएलएज हैं, हमारे एमपीज हैं, नेशनल लेवल साथ ही साथ स्टेट लेवल के जो लॉ मेकर्स हैं उन सभी से मिलकर बनता है इलेक्टरल कॉलेज। तो इसमें आप और मैं जो कॉमन पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए लोकसभा के इलेक्शंस हो, विधानसभा के इलेक्शंस हो, उनकी तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है या कौन सी वो बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर दारोमदार है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने का? द माइटी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्टरल कॉलेज है इसमें कौन कौन से मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट होते होंगे? क्या सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब एमएलएज भी या एमएलसीज भी या एमपीज भी, लोकसभा के, राज्यसभा के इलेक्टेड भी, नॉमिनेटेड भी? नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं, सभी इलेक्टेड मेंबर्स अपर और लोअर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी एमपीज हैं जो इलेक्टेड हैं, कई सारे जो मेंबर्स होते हैं उनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट भी करते हैं बिना चुनाव लड़े। ऐसे जो मेंबर्स होंगे नॉमिनेटेड, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, उसके साथ साथ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, मतलब विधानसभा के, सभी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के। इसका मतलब इसमें जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, एमएलसीज हैं, या विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा
के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब एमएलसी बिल्कुल नहीं कर सकते, और बाकी सभी हाउसेस के, स्टेट हो, नेशन हो, यूनियन टेरिटरीज हो, वहां के जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर सकते। आज की डेट में अगर जुलाई हम पोलिंग टेन्योर मान लें तो ऐसा लगता है कि टोटल मिला के रफली 4896 इलेक्टर्स होंगे। मतलब सभी एमपीज, सभी एमएलएज जो इलेक्टेड हैं लोकसभा से, राज्यसभा से और लेजिस्लेटिव असेंबलीज या विधानसभा से। इसमें 4896 का जो ब्रेकडाउन होगा वो लोकसभा एमपीज होंगे 543 और राज्यसभा एमपीज होंगे 233। इसके अलावा स्टेट्स के जो एमएलएज हैं इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो है 4120, और इसमें जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली, इसके अलावा जो यूटी है पुदुचेरी, वो दोनों भी इंक्लूडेड हैं। अब कैसे इलेक्ट किया जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? वोटिंग होने से पहले किसी भी इलेक्शन की तरह एक नॉमिनेशन स्टेज होता है जिसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको नॉमिनेशन फाइल करने के लिए टाइम दिया जाता है। और कोई भी कैंडिडेट इसके लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको कम से कम 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स का सपोर्ट होना चाहिए। ये जो प्रपोजर्स हैं और सेकेंडर्स हैं, ये जो इलेक्टर्स हैं 4896, जिसमें सभी हमारे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के जो इलेक्टेड हैं, इन्हीं में से आपको 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स लाने ही होंगे। मतलब जो भी इलेक्टरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं में से आप चूज कर सकते हैं प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को, चाहे वो स्टेट लेवल से हो, चाहे सारे के सारे एमपी हो, चाहे सारे के सारे एमएलएस हो, किसी भी स्टेट से हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब स्टेट और नेशनल लेवल से इलेक्टरल कॉलेज में से 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स का होना आपके लिए जरूरी है। और ये जो रूल है कि आपको कम से कम 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स लाने ही होंगे, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1974 में इंप्लीमेंट करवाया, क्योंकि उससे पहले कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स पाए जाते थे जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता था, जीतने का कोई चांस नहीं होता था, उसके बावजूद भी वो नॉमिनेशन फाइल करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस या पोल्स को कंटेस्ट करते थे, जिसकी वजह से बहुत रिसोर्सेज, बहुत टाइम, बेवजह की एडमिनिस्ट्रेटिव वेस्टेज देखी गई। तो 1974 में ये लॉ लाया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी किया कि जिनके पास कम से कम 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स होंगे और वो भी इस इलेक्टरल कॉलेज में से ही होने चाहिए, सिर्फ वही अपने नॉमिनेशंस फाइल कर सकते हैं। कोई भी इलेक्टर होगा वो ना ही तो किसी को प्रपोज कर पाएगा, ना ही किसी को सेकंड कर पाएगा किसी भी नॉमिनेशन के एक से ज्यादा कैंडिडेट के। मतलब अगर मान लीजिए मैं इलेक्टरल कॉलेज का पार्ट हूं तो मैं सिर्फ एक ही कैंडिडेट को, एक ही नॉमिनेशन पेपर को आप कह सकते हैं, या एक ही कैंडिडेट को मैं प्रपोज कर सकता हूं, सेकंड कर सकता हूं। मैं मल्टीपल कैंडिडेट्स को ना ही प्रपोज कर सकता हूं, ना ही सेकंड कर सकता हूं। अब अगला क्वेश्चन कि मान लीजिए किसी ऑनरेबल एमपी का या ऑनरेबल एमएलए का जो भी वोट है, तो क्या एक इंडिविजुअल का सिर्फ एक ही वोट काउंट किया जाएगा, जैसे जनरली बाकी सभी इलेक्शंस में होता है? अगर एक इंडिविजुअल जाएगा, अपना वोट डालेगा, तो उसको एक वोट माना जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है इलेक्टरल कॉलेज के थ्रू, उसमें ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी हमारे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनके वोट की वैल्यू को काउंट किया जाता है। और कई बार होता है कि एक वोट की वैल्यू कहीं ज्यादा आंकी जाती है एक के मुकाबले। जैसे अभी जो फिक्स्ड वैल्यू है, खासतौर से हमारे जितने भी एमपीज हैं, चाहे वो राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो, उसकी वैल्यू है 708। मतलब एक कोई भी एमपी किसी भी कैंडिडेट के फेवर में अगर वोट करते हैं तो उसकी वैल्यू वेटेज है 708, 708। ये रहेगी जितने भी हमारे एमपीज हैं उनके लिए फिक्स्ड, चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो। लेकिन जो वोट की वैल्यू है एमएलएस की, वो स्टेट से स्टेट पे चेंज होगी, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है उसमें उस पर्टिकुलर स्टेट की जो पॉपुलेशन है, उसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस सब के हिसाब से उस वैल्यू या वेटेज का चेंज होना देखा जाता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, खासतौर से 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 लाया गया, जिसमें ये जो पॉपुलेशन ली जाती है किसी भी एमएलए के वोट की वेटेज कैलकुलेट करने के लिए, ये अभी लेटेस्ट 2011 सेंसस पे बेस्ड नहीं है। ये इनफैक्ट
1971 के सेंसस पर ही बेस्ड है। और ये जो 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 लाया गया 2026 तक, जो फ्रीज करता है कि हमेशा इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए 1971 या डिलिमिटेशन के लिए भी 1971 का सेंसस ही यूज किया जाएगा। अब ये 2026 के बाद एक्सपेक्टेशन है कि जब ये जो मैंडेट है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का 2001 का 2026 तक फ्रीज कर दिया, जिसने किसी भी नए सेंसस डेटा को यूज करने से 2026 में जब एक्सपायर होगी वैलिडिटी की, तो उम्मीद है कि 1971 के ओल्ड ऑब्सोलीट डेटा के बजाय जो लेटेस्ट सेंसस डेटा होगा उसको हम यूज कर पाएंगे। और अगर वो नया डेटा यूज किया जाता है तो उसके हिसाब से पॉपुलेशन अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग स्टेट्स की। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी कई स्टेट्स में हो सकता है चेंज हो, इस वजह से उनका जो ओवरऑल वेटेज होगा एक एमएलए के वोट का, वो भी हो सकता है 2026 के बाद चेंज हो जाए। अब किसी भी एमएलए या सिंगल एमएलए का जो वेटेज है या वैल्यू है किसी भी वोट की, उसको आप डिटरमिन करेंगे। जो टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की, उसको आप डिवाइड करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ एमएलएज हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उससे, और जो क्वेश्चन निकल के आएगा उसको फिर आप 1000 से डिवाइड करेंगे और जो नंबर आएगा उसको आप होल नंबर करेंगे और उसके बाद एक एमएलए का किसी पर्टिकुलर स्टेट के कितनी वैल्यू होगी, वेटेज होगी, यह कैलकुलेशन कंप्लीट हो पाएगा। फॉर एग्जांपल यूपी के अगर कोई भी एमएलए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उनके जो वोट की वैल्यू है वो कितनी है 208। और थोड़ी देर पहले हमने देखा जितने भी हमारे एमपीज हैं, चाहे लोकसभा से हो राज्यसभा से हो, तो उनके वोट की वैल्यू कितनी थी 708। इसका मतलब ऑनरेबल एमपी के कंपैरिजन में ऑनरेबल एमएलएज के पर वोट की जो वैल्यू है वो हो सकता है 1/3 1/4 के आसपास निकलकर आ जाए। सिमिलरली महाराष्ट्र के किसी भी एमएलए के सिंगल वोट की वैल्यू होगी 175। सिमिलरली अरुणाचल के अगर कोई एमएलए हैं तो उनके वोट की वैल्यू सिर्फ 8 ही होगी। जो टोटल वोट्स हैं किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के, इनको आप कैलकुलेट करेंगे, जो हर एमएलए की वैल्यू है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आप टोटल एमएलए से, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टोटल वोट्स हैं किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो कैलकुलेट आप कर पाएंगे। और फाइनली जब आपने हर स्टेट के लिए कितनी वेटेज क्या वैल्यू होगी वहां के एक एमएलए की, उसको कैलकुलेट कर लिया, फिर आप टोटल नंबर ऑफ वोट्स कैलकुलेट करेंगे। कि सबसे पहले आप देखिए कि राज्यसभा के जो टोटल एमपीज हैं और हर एमपी के वोट की वैल्यू कितनी है 708, और टोटल एमपीज कितने हो गए लोकसभा राज्यसभा मिला के 776। तो 776 एमपीज और हर की वैल्यू है, वेटेज है 708, मल्टीप्लाई दोनों को आप कर देंगे तो रफली 5,59,408 वैल्यू निकल कर आती है जितने भी हमारे ऑनरेबल एमपीज हैं। इसी तरीके से जितने भी हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके एमएलएज की टोटल वैल्यू निकल के आएगी 5,49,495। और अगर आप एमपीज और एमएलएज का टोटल आप कर देंगे उनके वोट की वैल्यू का, तो जो ग्रांड टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी पूरे इलेक्टोरल कॉलेज की, वो निकल के आएगी 10,98,903। तो ये रहा फॉर्मूला किस तरीके से वेटेज कैलकुलेट किया जाता है। एमपीज के लिए फिक्स्ड, एमएलएज के लिए चेंज होता चला जाता है। जनरली ज्यादा पॉपुलेशन कम सीट ज्यादा वेटेज हो जाएगा। विक्ट्री सिक्योर करने के लिए या जीतने के लिए कोई भी मान लीजिए कैंडिडेट है जो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, इलेक्शन लड़ता है, तो कितने वोट्स उनको सिक्योर करने होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप एमपी इलेक्शन देखें या जनरल इलेक्शंस देखें लोकसभा के लिए, तो उसमें अगर आप एक वोट से भी कोई कैंडिडेट जीत गया दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले, तो उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। उसको कहा जाता है फर्स्ट पास द पोल सिस्टम, की जो पहले पहुंच गया चाहे एक ही वोट से जीता हो तो उसको जीता माना जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंडिया के ऐसा नहीं है। जो भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं उनको सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे विनर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको एक स्पेसिफिक जो कोटा है वोट्स का वो अचीव करना होगा। जब तक वो प्राप्त नहीं होते तब तक उनको जीता हुआ घोषित नहीं माना जाएगा। इसका मतलब जब भी काउंटिंग होगी वोट्स की, तो इलेक्शन कमीशन जितने टोटल वैलिड वोट्स पड़े हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, और ये इलेक्शन ईवीएम के थ्रू नहीं पेपर बैलेट्स के थ्रू होता है, मतलब कागज के थ्रू आप बॉक्स में डालते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को, तो जितने भी वैलिड वोट्स पड़े हैं, जो भी विनिंग कैंडिडेट होगा उसको जीतने के लिए उन टोटल वोट्स जितने पड़े हैं उसका 50% आप कर दीजिए
और +1 उसमें आप जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए 4000 टोटल वोट्स पड़े हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, तो जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको कम से कम 4000 का हाफ हुआ 2000 +1 मतलब 2001 वोट लाने होंगे, तभी उनको विनर माना जाएगा। हो सकता है कि उनका जो सेकंड कैंडिडेट हो वो बहुत पीछे हो या आसपास हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक वोट ज्यादा हो जाए इसलिए आपको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि जनरल इलेक्शंस में क्या होता है, जो भी इलेक्टर है उसको एक सिंगल वोट माना जाता है। और इसके अलावा जो भी जनरल इलेक्शंस होते हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, मतलब एमएलएस के हों, स्टेट इलेक्शंस हों, उसमें क्या होता है, आप प्रेफरेंस नहीं भरते, आप सिंपली चूज करते हैं। मान लीजिए 15 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, आप ईवीएम में जाएंगे, जो कैंडिडेट आपका प्रेफर्ड कैंडिडेट है सिर्फ एक कैंडिडेट का आप बटन दबाएंगे। लेकिन यहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी भरना होता है। जो भी वोट करना चाहता है वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं उसके आगे लिखेंगे ये मेरा पहला प्रेफरेंस है, ये मेरा दूसरा प्रेफरेंस है, ये मेरा तीसरा प्रेफरेंस है, मेरा चौथा प्रेफरेंस है। और उसके बाद टोटल वेटेज कैलकुलेट होता है और उसके बाद 50% टोटल वोट कास्ट +1 जिसको मिल जाते हैं उसी को जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब सिर्फ सिंगल प्रेफरेंस नहीं, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, और ये सेम चीज हम फॉलो करते हैं जो हमारे विधान परिषद या एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी। दोस्तों इस चार्ट के थ्रू आप डिफरेंट नंबर्स को, कैलकुलेशंस को देख सकते हैं कि कौन कितना वेटेज वैल्यू करता है डिफरेंट स्टेट्स में आपकी ओवरऑल जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी जो असेंबली इलेक्शंस हुए 5 स्टेट्स में, यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में और गोवा में, उसमें जो बीजेपी लेड एनडीए अलायंस है उसके जो टोटल वोट्स की वैल्यू है, मतलब टोटल उनके जो एमपीज हैं और एमएलएज हैं जो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, वो है 5,39,827। अगर आप टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसका आधा करेंगे तो उससे रफली 9,625 वोट्स कम दिखाई देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट ये है कि जो 50% +1 आपको ऑब्टेन करना है वो करना है उस दिन जितने वैलिड वोट्स पड़े उनका। तो हो सकता है कि सभी वोट्स देने ही ना चाहें, या हो सकता है कुछ वोट्स इनवैलिड करार दे दिए जाएं। तो ये नंबर्स कि कितना कम है कितना ज्यादा है उस वक्त उस दिन पर्टिकुलरली चेंज हो सकता है। इसके अलावा जो अपर और लोअर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के हैं, अगर सभी के सभी एनडीए एमपीज अपना वोट कास्ट करते हैं उनके नॉमिनेट कैंडिडेट के फेवर में, तो ऐसा लगता है कि रफली सिर्फ एमपीज के थ्रू एनडीए 3,23,556 वो वैल्यू ऑफ वोट्स को सिक्योर कर सकती हैं। सिमिलरली एनडीए के जो एमएलएज हैं उनसे उनको रफली 2,16,271 वोट्स मिल सकते हैं। 2017 के मुकाबले ऐसा लगता है ये नंबर्स थोड़े से कम हैं, और इसका रीजन है कि 2017 में महाराष्ट्र में भी एनडीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी, जब शिवसेना और बीजेपी एक साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर चुके थे महाराष्ट्र में। लेकिन क्योंकि अब शिवसेना और बीजेपी अलग हो चुके हैं तो जो महाराष्ट्र के एमएलएज हैं वो अब एनडीए पोर्टफोलियो में काउंट नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा पंजाब में भी आप देखेंगे, पंजाब में जो बीजेपी के पार्टनर रहे शिरोमणि अकाली दल या जिसको एसएडी भी कहा जाता है, उन्होंने भी बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है फार्मर एजिटेशन के बाद। तो हो सकता है उनके जो एमएलएज हैं उनका वेटेज या उनके एमपीज का वेटेज भी अब एनडीए को शायद ना मिल पाए। इसके अलावा जो पंजाब है उनके टोटल वोट की वैल्यू है 13,572, जिसमें ऐसा लगता है कि एनडीए का जो टोटल वोट वैल्यू है वो रफली 464 के आसपास कैलकुलेट किया जाएगा। वहीं पे अगर आप देखेंगे यूपी और पंजाब दोनों में, खासतौर से यूपी में एनडीए ही इस बार के स्टेट इलेक्शंस को जीत चुकी है, लेकिन जो टोटल एमएलएज हैं वो पिछली बार के मुकाबले थोड़े कम देखे गए हैं। इसकी वजह से हो सकता है जो टोटल वैल्यू हो एनडीए या बीजेपी या अलायंस के जो एमएलएज हैं उनकी, वो 2017 के मुकाबले थोड़ी सी हो सकता है कम आकी जाए। इसके अलावा उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर तीनों जगह एनडीए गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स वहां पे 2017 पिछले बार के मुकाबले थोड़े से शायद कम इस बार देखने को मिले हैं। तो इस वजह से 2017 के मुकाबले चीजें थोड़ी बदली हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगेन बहुत सारे फैक्टर्स एट प्ले होते हैं, कौन किसके लिए वोट करेगा नहीं करेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी होगी, कौन सी होगी सेकंड प्रेफरेंस, वेटेज अटैच्ड, और इसके अलावा कौन कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाएंगे, प्लस उस दिन कितने लोग वोट करते हैं, कितने लोग वैलिड पाए जाते हैं। और ये वैलिड वोट
50% प्लस 1 का फॉर्मूला उस दिन कैसे अप्लाई होगा, ये तो मुझे लगता है उस दिन ही पता चल पाएगा। सो ओवरऑल जो इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के थ्रू इसको कंडक्ट किया जाता है, जिसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नेशनल और स्टेट लेवल लॉ मेकर्स हैं, वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। आज की डेट में इस इलेक्टोरल कॉलेज में रफली 4896 इलेक्टर्स हैं, 543 लोकसभा के एमपीज, 233 राज्यसभा के एमपीज, 4120 जितने भी हमारे एमएलएज हैं स्टेट्स और यूटीज के इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। इसके अलावा जो फिक्स्ड वैल्यू है हर वोट की हमारे एमपी की राज्यसभा या लोकसभा से हो, वो है 708। सिमिलरली स्टेट्स की जो एमएलएज हैं उनकी जो वैल्यू है हर वोट की वो चेंज होती चली जाती है। पॉपुलेशन बाय टोटल एमएलएज बाय 1000, उससे आपको वैल्यू मिलेगी। हाईएस्ट वैल्यू है यूपी के एमएलए की रफली 208, वहीं अरुणाचल की सिर्फ 8। और जहां तक नॉमिनेशन की बात है, कौन किस पार्टी का, किस अलायंस का प्रेफर्ड कैंडिडेट होगा, ये तो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। शायद अभी कोई स्पेकुलेट उस चीज को ना कर पाए। सो लेट्स कीप एन आई ऑन जुलाई 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से होंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों इन दिस ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी कितने डिफरेंट टाइप के इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शंस, एमएलसीज के इलेक्शंस, एमएलएज के इलेक्शन, एंड जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके इलेक्शंस का जो आज डिटेल लेक्चर हमने आपको डिलीवर किया है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू वेटेज कैसे असाइन होता है, कितने वोट्स चाहिए, कैसे कंडक्ट करते हैं, कौन कंडक्ट करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको क्लियर हो गया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।